अब ऋषि और लक्ष्मी पर है बप्पा की कृपा, तभी तो लक्ष्मी की मांग भर दी है ऋषि ने। लेकिन बलविंदर आए हैं तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, बप्पा आए हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस कहानी में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। चलो खेल शुरू करते हैं, खेल साजिशों का खेल। और ये खेल अब बलविंदर फिर से खेल रहा है लक्ष्मी के साथ। वही पुराना घिसा पिटा आइडिया बलविंदर के दिमाग में आता है कि बस लक्ष्मी को किडनैप करो। अब देखो, आज भी उसने यही किया। जूस में और पानी में उसने बेहोशी की दवाई मिलाई ताकि वो लक्ष्मी को पिला दे, और जब लक्ष्मी पी लेगी तो वो उसे किडनैप कर लेगा। मगर अफसोस, पारो और रोहन ने बलविंदर के सपनों पर पानी फेर दिया। बलविंदर का ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, लेकिन लक्ष्मी की सेकेंड इनिंग कुछ अलग ही चल रही है, जिसके कारण ऋषि भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है, क्योंकि लक्ष्मी ने अपनी बहन शालू से अपने दिल की बात बताई है, जिसे ऋषि चोरी चोरी सुन भी लेता है। हालांकि शालू लक्ष्मी को कहती है कि अगर उसने ऋषि को 15 मिनट में उसके सामने जाकर ये कन्फेस नहीं किया कि वो उससे प्यार करती है, तो वो खुद ऋषि को सारी बातें बता देगी जो लक्ष्मी ने उसे बताई है। साजिश तो बलविंदर हमेशा जो करता है वो लक्ष्मी के लिए ही करता है, तो लक्ष्मी के लिए नई साजिश कुछ नहीं है। वही है कि जैसे कि बलविंदर को लक्ष्मी चाहिए और वो वापस आया है लक्ष्मी को लेने के लिए, उसे किडनैप करने के लिए या उसके बच्चों को जो भी कर पाएगा। तो अभी तक तो यही प्लान है कि लक्ष्मी को उठा के लेके जाना है। साथ में मेरा हमदर्द है जो हमेशा होता है, गुड्डू। और गुड्डू और मेरी प्लानिंग है कि हम लक्ष्मी को यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। और पर अभी चीज़ें लाइन पे नहीं आ रही हैं, जैसा हमने प्लान किया है वैसा हो नहीं रहा है। अब आगे तो यही होगा कि लक्ष्मी जब तक अपने दिल की बात ऋषि को बताएगी, तब तक बलविंदर लक्ष्मी को किडनैप कर लेगा, और फिर ऋषि लक्ष्मी को बचाने में लग जाएगा और दिल की बात धरी की धरी रह जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब मिश्री पढ़ाई करना चाहती है और राघव उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो मजा भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है मिश्री के साथ, और राघव उसकी हेल्प करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बादलों को छूने की तमन्ना लिए, अपने सपनों को पंख लगाए, उड़ने को तैयार है मिश्री। अब मिश्री अपनी एक अलग पहचान तो बनाना चाहती है, लेकिन यह सफर उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। पर वो कहते हैं ना, सफर कितना भी मुश्किल हो, पर अगर उसमें आपको अपने हमसफर का साथ मिल जाए तो वो राहें आसान हो जाती हैं। और आज मिश्री को भी मिला है उसके हमसफर राघव का साथ। बहुत अलग तरह की चीज़ें होंगी एंड एवरीथिंग विल चेंज, और सबको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। बात दरअसल ये है कि मिश्री पहुंची है कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और ये सब देखकर राघव को गुस्सा आ जाता है कि आखिर मिश्री का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ,
जिसे इंग्लिश नहीं आती, क्या उसे पढ़ने का कोई हक नहीं? लाइक जैसे ये लव ट्रायंगल था, अभी ये चारों साइड घूमने वाला है, मे बी, लेट्स सी। राघव आज पूरी तरह से मिश्री का सपोर्ट कर रहा है। भले ही मिश्री के साथ उसकी कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मिश्री को अब जब उसके हमसफर राघव का साथ मिल गया है, तो हमें उम्मीद है कि वो स्कॉलरशिप हासिल करके ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दीपिका और चिराग एक दूसरे से वाकई में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो जब भी उन्हें समय मिलता है वो एक दूसरे से प्यार करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली। चिराग और दीपिका के दिल में रोमांस का दिया जला है। बड़े दिनों बाद आज दोनों को मौका मिला एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, क्योंकि शादी के बाद तो दीपिका के आंसू हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन आज घर में चिराग के छोटे भाई पृथ्वी के रिश्ते को लेकर पार्टी रखी गई है, जिसे अटेंड करने के लिए चिराग और दीपिका दोनों तैयार हैं। लेकिन इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन दीपिका की किस्मत देखिए, यहाँ भी इन्हें दो पल सुकून के नहीं मिल पा रहे। टीवी में यही होता है ना, आप टीवी में ज़्यादा रोमांस कर नहीं सकते हो, दूर दूर से ही होता है रोमांस। तो कोई ना कोई तो बीच में आता ही रहेगा। बट यहाँ हमारे काफ़ी क्यूट मोमेंट्स, हमारे काफ़ी क्यूट सीन्स आ रहे हैं। करने में भी अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा है। सो बस वही चल रहा है। चिराग को आज दीपिका पर बड़ा प्यार आ रहा है। और हाँ, ये जो दीपिका ने साड़ी पहनी है वो किसी और ने नहीं बल्कि चिराग ने गिफ्ट में दी है। और ये साड़ी चिराग ने तब खरीदी थी जब उसकी शादी दीपिका से नहीं हुई थी। लेकिन आज जब मौका मिला तो चिराग ने यही साड़ी दीपिका को पहनने के लिए कहा। लेकिन लगता है चिराग ये पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी मरीज को देखने जा रहा है। जी ठीक है, नहीं आता। या ओके ठीक है। आप अभी हॉस्पिटल जा रहे हो? तुमसे क्या हो गया? पारुल आंटी का फोन था सुबह में। दीपिका जी वो माँ की बेस्ट फ्रेंड, उन्हें चेस्ट में पेन हो रहा है मुझे। आप आराम से जाइए, सोने के साथ कुछ। तो ये माँ का कुछ प्लान है। माँ ऑफ कोर्स कुछ तो प्लान आउट कर रही हैं एंड माँ चाहती हैं कि इस बार चिराग आसपास ना हो दीपिका के, क्योंकि हमेशा बचा लेता है उसे। तो ये सब कुछ माँ का प्लान है। मेरे पास किसका कॉल आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इट्स ऑल माय मदर्स प्लान। ओह, तो ये प्लान है आपकी माँ लावण्या का। यानी कि अब तो दीपिका की खैर नहीं, क्योंकि इस बार फिर भरी महफिल में दीपिका की बेइज्जती होने वाली है। अब देखते हैं कि दीपिका इस परेशानी से कैसे निपटेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल नथ में जिस तरह से कृष्णा का संघर्ष था, ठीक उसी तरह अब उसकी बेटी गोपिका भी संघर्ष कर रही है। कैसे, आप देखिए इस कहानी में। काम करना नहीं आता तो करती क्यों? ऐसे पानी को डालता संदूक के ऊपर। नहीं, गलती हमारी, हमने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अभी कपड़े गंदे हुए ना, हम साफ कर देते हैं। रुकिए एक सेकंड। हमने जानबूझकर क्या पता चला, हमने नहीं किया, हमने तो साफ ही उठाया ना। सफाई पे ग्रीस
गोपिका, आपकी किस्मत अच्छी तो है मगर इतनी भी नहीं कि आप उससे एक्सपेरिमेंट करती रहें। अब आपको काम की जरूरत है तो थोड़ा आपको काम से काम रखना चाहिए और थोड़ा अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपको बार बार जाकर आर्या से भिड़ा दे रही है और एक बार फिर आपने कर दिया बेड़ा गर्क। अब दरअसल बात ये है कि गोपिका काम ढूंढ रही थी, उसे काम मिल भी जाता है। काम ये है कि वो गाड़ियों को चमका कर धो दे। अब गोपिका इस काम को काफी अच्छे तरीके से कर रही थी, सब कुछ ठीक से हो रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आपको इसका भुगतान किसी भी हाल में करना पड़ता है। लीजिए, वही हो गया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। अब आर्या कार में सोया था और इस बात से गोपिका अनजान थी। इतना ही नहीं, उसके कार का सनरूफ भी खुला हुआ था और गोपिका ने ये देखे बिना ही कार पर पानी डाल दिया और फिर जो हुआ वो तो गोपिका संभाले नहीं संभाल पाई। जब काम करना नहीं आता तो करती क्यों? ऐसे पानी कौन डालता है सनरूफ के ऊपर? नहीं, गलती हमारी, हमने क्या चुका? आपने कुछ नहीं किया। अपने कपड़े गंदे हुए हम साफ करते थे। जब भी इनसे मिलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हमेशा इनकी मुलाकात कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे हुई है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब भी ये दोनों मिले हैं तो उसको चिढ़ होती है कि यार ये जब भी आती है कुछ ना कुछ तूफानी मचा कर जाती है। इस बात पे मुझसे चिढ़ जाता है वो। अब गोपिका, पानी डालने तक तो ठीक था, मगर ये क्या कर दिया आपने? सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर दिया और अब तो ग्रीस लग गया है आर्या के कपड़े में। हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने तो साफ ही उठाया था, सफाई पे ग्रीस। और कहीं ना कहीं लव स्टोरी को आगे बढ़ाना है और लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, और जब तक नोक झोंक ना हो लव स्टोरी में, इस तरह के आपस में तकरार ना हो, तब तो देखने का मज़ा भी नहीं आता। और ऑडियंस को मनोरंजन करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए इस तरह के सीन्स डाले जाते हैं एपिसोड्स में, हमारी कहानी में, उनको देखने मज़ा भी आता है। जब हमें करने में इतना मज़ा आ रहा है तो उनको देखने में कितना मज़ा आएगा। अब देखिए, ये तो किस्मत का ही संजोग है कि ये दोनों बार बार एक दूसरे से मिल रही हैं। प्रोमो में भी साफ है कि ये दोनों एक दूसरे से आगे चल के शादी करेंगे और गोपिका बनेगी सासू माँ, वो भी 3 बहुओं की। अब इनकी किस्मत इन्हें कैसे मिलाती है, ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। हम गोपिका, कुछ देर पहले ही हमारी शादी हुई है और गृह प्रवेश करते ही हम इस घर की नई बहू से छोटी माँ बन। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिर क्यों लिया हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए आजकल ना मेरा हर रोज लंच मिस हो रहा है, क्योंकि लंच करने का कोई स्कोप ही नहीं है ना। आमतौर से तो मोदक से ही पेट भर लेते हैं और जिस दिन स्पेशल भोग होता है, जैसे कि कल था, ओहो, तो उसके बाद तो लंच छोड़िए डिनर भी नहीं हो रहा। लेकिन टॉकिंग अबाउट लंच तो कर रहे हैं हमारे जो श्रीमद् रामायण के सीता और राम है, यानी कि प्राची और सुन। चलिए उनके पास चलते हैं और उनके साथ लंच करके आते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजय रेऊ और आज मैं और प्राची हम दोनों लंच करेंगे एबीपी न्यूज़ के साथ। आज हमारे पास क्या क्या है प्राची? लंच में है हमारे पास ज़ीरा राइस, वी हैव स्प्राउट्स, हेल्दी फूड जो सुजय बिल्कुल नहीं खाता। हमारे पास है दाल और मिक्स वेजिटेबल।
फूड जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव चाइनीज़। मैं जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें खा सकता हूँ सब खाता हूँ मैं। और जहाँ तक डाइटिंग की बात आती है, मैं बिल्कुल भी डाइट पर्सन नहीं हूँ। मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे अलग अलग नए नए कुजीन्स ट्राई करने का भी बहुत शौक है। तो जहाँ सपोज़ मैं कहीं पर भी गया, किसी स्टेट किसी सिटी पर गया, तो ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है वो टेस्ट कर सकूँ। बाकी ऐसा कोई मेरा प्रेफरेंस नहीं है। चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे इंडियन फूड भी बहुत पसंद है, और घर का दाल चावल से लेके जितना भी जंक हो सकता है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आई एम अ बिग टाइम फूडी। देखिए, थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ, पर मैं कभी किसी चीज़ के लिए अपने आप को रोकता नहीं हूँ। अगर स्वीट खाने का मन है तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जितना हेक्टिक हमारा काम है यहाँ पर, तो खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर स्वीट हम खाएंगे बिकॉज़ वो अगर आप मीठा खाते ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगता भी है खाने के बाद। तो ये जो थकान है शूटिंग की कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो मुझे लगता है अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील भी करवाता है। मैं बहुत ज़्यादा जिम पर्सन हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग या ये सब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं, मैं ज़्यादा करता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि स्पोर्ट्स खेलकर हम लोग कई बार पैकअप करने के बाद बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया या घर में थोड़ा फ्री वेट एक्सरसाइजेस करके मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करूँ। मैं मॉर्निंग में मैंने ट्रेडमिल लाया हुआ है घर पे, सो 15-20 मिनट्स एटलीस्ट रनिंग कर लेती हूँ। और फिर खाना खाते हमसे इतना काम करवाया जाता है तो सारा खाना सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, गाना सबको पसंद आता है, लेकिन जब 11 दिन बप्पा विराजमान होते हैं ना घर में, तो भजन और आरती करने की कुछ बात ही अलग होती है। जैसे कि सारेगामापा शुरू हो चुका है और वहाँ पर इस बार नई जनरेशन है, और आपको बता दें कि जजेस भी ना एकदम नए हैं, और ये कॉम्बिनेशन ना बहुत लंबा चलने वाला है। लीजिए, हो गया बप्पा के गाने से जी टीवी के शो सारेगामापा रिटर्न्स का श्री गणेश। अब जल्द ही ये शो नए सीजन के साथ आने जा रहा है, मगर नए सीजन के साथ साथ आपको इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक नया फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसमें आपको नई जनरेशन को ध्यान में रखते हुए नए मेंटर्स दिखाई देंगे। अब इस बार इस शो में मेंटर्स के रूप में गुरु रंधावा, सचेत परंपरा और सचिन जिगर दिखाई देंगे। वही शो की कमान एक बार फिर संभालेंगे विपुल रॉय। अब इस बदलते अंदाज का हिस्सा बना सास बहू और साजिश, और हमने इनसे की खास बातचीत। इस शो ने वाकई में भारत को महान सिंगर्स दिए हैं, और कंपटीशन से भरी आज की दुनिया में कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट्स ने इस मंच पर अपनी जगह बनाई है। एज अ मेंटर भी ये शो इन म्यूजिक कंपोजर्स के लिए किसी प्रतिमा से कम नहीं है। और जब इसके बारे में उन्होंने हमसे बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने भी बचपन में देखा है, जैसे सारे हिंदुस्तान ने ये शो देखा है। इवन पीपल जो हिंदुस्तान में नहीं है, उन्होंने भी इस शो के थ्रू बहुत सारा टैलेंट डिस्कवर करा है। बहुत सारे लोग जो आज की डेट में सुपरस्टार्स हैं, वो इस शो से निकले हैं। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी एज वेल टू एंगेज विद द न्यू ऑडियंस, टू एंटरटेन देम थ्रू सारेगामापा मीडियम। महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे हम उन सबको कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, या उनको कुछ ऐसे उनकी ही लाइफ के लिए, उनकी सिंगिंग के लिए ग्रूम कर सकते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। एंड बस यही चाहेंगे कि सारेगामापा के स्टेज से, जैसे लेगेसी आपने बोला, लेगेसी शो है, पुराने इतने बड़े बड़े गायक कंपोजर्स स्टेज ने इस भारत को दिए हैं, जिन्होंने ना कि सिर्फ नेशनली बट इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया है। मैं और जिगर भी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुए, ना हमारी भी कोई हिट टिल टू नहीं थी इंडस्ट्री में, तो हमको राइट मेंटोर्स मिले, उन्होंने हमको राइट मार्गदर्शन दिया। उसी तरह से अब हमारी बारी है कि इस रॉ टैलेंट को अपनी सच्ची दिशा की तरफ हम ले जाएं। अब एज अ होस्ट विपुल ने बताया कि कंटेस्टेंट्स और मेंटर्स एक दूसरे से आज के समय में कितने फ्रैंक हो गए हैं। अब सचेत परंपरा ने बताया कि कैसे आज के समय में गुरु शिष्य की परिभाषा भी बदल रही है, और कैसे सभी इस दौर में खुद को ढाल रही हैं।
एक नई एनर्जी के साथ। तो सारी बातें जो हो रही है ना बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही सुंदर तरीके से पहुंचाई जा रही हैं एक दूसरे के प्रति। उनको वो बैरियर ही नहीं पता कि क्या टीवी का है और क्या रियल है। जब मन करता है उठ के आते हैं, परफॉर्मेंस चल रही है तो खड़े होकर पीछे मेंटर्स भी नाच रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। ऐसा देखने को कहाँ मिलता है आपको? हम लोग सब एक ही चीज़ को सर्व कर रहे हैं जो कि म्यूज़िक है। वो लोग भी सिंगर्स हैं, हम भी सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं। तो चाह रही हूँ कि आपस के एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हम लोग आगे बढ़ें। हम भी कुछ बच्चों से सीख रहे हैं, कुछ कंटेस्टेंट से, कि आजकल के और जो हमारे बाद जो और 10 साल बाद जो लोग आए हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जो हम लोग अपने फिल्मों में जो हम कंपोज करते हैं उसमें ला सकें, ऑडियंस को कुछ नए गाने दे सकें, उनकी आवाज़ चुन के। तो वो सब चीज़ें प्लानिंग चल रही हैं सब मेंटर्स। अब टैलेंट के साथ साथ पसंदीदा मेंटर्स मिल जाएं तो सीखने का मजा और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर देश को एक महान सिंगर मिल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब देखिए कितनी अच्छी शुरुआत हुई थी सुहागन चुड़ैल की। एक ऐसा शो जहां पर 2 कलाकार तो नए थे, लेकिन जो सीरियल की लीड थी ना वो चुड़ैल, उसने चुड़ैल का किरदार निभाया। और इतनी खूबसूरत, अब चुड़ैल इतनी खूबसूरत हो सकती है, बोल्ड और बिंदास भी। और हाँ, इस चुड़ैल का स्टाइल सबसे अलग था, एकदम जुदा जुदा। ये शो जब आया तो हर किसी ने इस शो की चर्चा की। अब निया शर्मा ये जानती थी कि ये एक फाइनाइट सीरीज है, और ठीक भी है ना, चीजें सही समय पर खत्म हो जाए तो अच्छा लगता है। लास्ट डे ऑफ शूट कहा तो बीकानेर से स्टार्ट किया था, वो कल ही, ऐसा लग रहा है कल ही शूट कर रहा था, बिकॉज बिन ए शॉर्ट जर्नी। यू नो, आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर आई हैव शॉट माई शोज फॉर 2 years now. This year it was a finite series, but fun. Absolutely loved what they had given me and what I portrayed on screen. I had fun portraying the role of Nishigandha, and it's been a great journey. Fell short of ratings, but it's all right. Sometimes a hit, sometimes a miss, and you just go on. Nishigandha, she's the character who just owns the world, who thinks nobody else exists, you know. तो मुझे वो confidence यहाँ से लेके जाना, that you know, if I've played that on screen, I should just live with that confidence in real life also. Sometimes I fall short of it. मेमोरीज तो है, बहुत कुछ है। शुरू में मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं डरी हुई थी कि क्या बात करूँ, किसे क्या ही बोलूँ, निया कैसी है, जैन कैसा है, बहुत कुछ सोचती थी मैं। धीरे धीरे मुझे पता चला सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बात करनी नहीं आती है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो हो गए, दोस्ती हो गई, 1 महीने के बाद तो दोस्ती हो गई थी। जो कभी सुहागन चुड़ैल हुआ करती थी, अब वो एक अच्छी बहू और पत्नी बन गई है, यानी कि निशिगंधा। और वही दिया की बात करें तो दिया अब सुहागन चुड़ैल बन गई है, यानी कि अब उसे उसका 16वां श्रृंगार चाहिए, जिसके लिए वो मोक्ष को मारना चाहती है अपना बनाने के लिए। अब निशिगंधा के होते ये मुमकिन नहीं है ना, इसीलिए निशिगंधा ने सबसे पंगा ले लिया, शलाखा से भी, जो कि कभी दिया हुआ करती थी। वैसे अगर सीरियल सुहागन चुड़ैल की बात करें तो हर एपिसोड में एक जंग होती थी। वही मोक्ष के लिए बहुत मुश्किल होती थी कि वो कब क्या करे, किसका साथ दे, कौन सही है कौन गलत है, इसको लेकर। तो शलाका सुहागन चुड़ैल बन के आई है एंड इस सीन जो अभी हम शूट कर रहे हैं, निशिगंधा के बाद उसकी कोई भी पावर्स नहीं बची हैं एंड ऑब्वियसली नाउ मोक्ष ऑल्सो लव्स निशिगंधा एंड उनकी केमिस्ट्री बहुत ही लोगों को भी पसंद आ रही है। तो अभी फ़िलहाल शलाका जो है, जो दिया शलाका बनी है, तो शलाका मोक्ष को मारने की कोशिश कर रही है बिकॉज नाउ शी इज़ द सुहागन चुड़ैल एंड शी वांट्स टू, उसको अपना 16वां श्रृंगार चाहिए। अब सीरियल की शूटिंग का आखिरी दिन है, तो ऐसे में आखिरी सीन को अंजाम दिया गया, जहां पर कहानी इस तरीके से खत्म हुई कि मानो ऐसा लग रहा है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, शादी ब्याह का मतलब ही होता है ड्रामा, और छोटे पर्दे पर जब शादी होती है ना तो बाय गॉड इतना मज़ा आता है ना ये देखने के लिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ पर ना बहुत बड़ा बॉम्ब फूट गया है, क्योंकि घर वालों को पता चल गया है कि अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती है। सोच के बुरा तो लगा, लेकिन क्या करेंगे, राइटर ने अबीरा की कहानी कुछ ऐसी ही लिखी है। बंसल, आपकी चीख कास्ट भी ये सच नहीं बदल सकती कि अबीरा की गोद हमेशा सूनी रही। मेहंदी की रस्म में मेहंदी का रंग होने वाली दुल्हन के हाथों पर बिखरती है, लेकिन अबीरा की जिंदगी में ये सुर्ख लाल रंग शायद देखना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि मेहंदी की रस्म में अबीरा की सासू माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। वजह वही है जिसका अबीरा को डर था कि वो माँ नहीं बन सकती, और ये बात अब सबको पता चल गई है, क्योंकि विद्या के हाथ अबीरा की मेडिकल रिपोर्ट लग गई है, जिसके बाद तो घर में हंगामा बर्पा हो गया। हमें पता चलता है कि अबीरा जो है वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, और कैसे मैं बोलती हूँ कि अबीरा अरमान, मेरे बेटे अरमान का नाम अब अबीरा की हथेली में नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। फिर थोड़ा बहुत ठीक हुआ दादी के लिए, फिर ये खुलासा हुआ कि अबीरा माँ नहीं बन सकती। दादी को कहीं दुख है, लेकिन वो नहीं चाहती कि अरमान दुखी हो, क्योंकि अरमान का सपना था हमेशा से कि उसे औलाद चाहिए, और दादी ये नहीं देख सकती कि वो बिन औलाद के रहे। स्टैंड तो उसने अभी भी लिया, वो सबको बोलता है कि हम शादी के बाद देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम है जो हमको देखा जाएगा, तो क्लियरली उसके लिए मैटर नहीं करता है। ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि उनकी वजह क्या है, कि अरमान एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको कभी अपना परिवार नहीं मिलेगा। ऐसा उनकी ब्लड रिपोर्ट में जो आया है ना, ऐसा कुछ है नहीं। या आगे कभी ऐसा खुलासा होगा कि इन्होंने ना अपने गुस्से में आके ऐसी रिपोर्ट झूठी बनवाई है, ताकि थोड़ी ऐसी मनुष्यत फैले, थोड़ा ड्रामा हो। बात दरअसल ये है कि ये सारा किया कराया रूही का है, क्योंकि रूही तो चाहती ही नहीं है कि अरमान और अबीरा की शादी हो। अब जब मामला इतना बढ़ गया, तब फूफा साहब भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहा, लेकिन अबीरा के नानू भला ऐसा कहाँ होने देंगे। उन्होंने तो फूफा साहब को थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ भी उठा लिया। लेकिन फूफा साहब ने अपना बचाव खुद कर लिया। इतना होने के बाद भला अब अबीरा के नानू उसे कहाँ रहने देंगे, अरमान के घर में। फिर क्या, वो अबीरा को लेकर निकल पड़े। अरमान कोशिश करता है कि अबीरा घर छोड़कर न जाए, लेकिन अबीरा के नानू उसे भला कहाँ रुकने देंगे। पर मामला कितना भी खराब हो, अरमान तो अबीरा का साथ नहीं छोड़ेगा। वैसे भी अबीरा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भला उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। परी और नीति दोनों कहते हैं ना कि एक दूसरे की परछाई हैं, और अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। गणपति बप्पा आए हैं, घर में जश्न का माहौल है। ऐसे में ना नीति बाज नहीं आएगी, कुछ भी करने वाली है, और मुझे तो पता है वो क्या करने वाली है। लेकिन अगर मैं सब कुछ बता दूंगी अभी, तो आप स्टोरी में क्या देखेंगे।
अभी इस घर से तुझे बाहर निकालना। Behave yourself, वरना ऐसे चिल्ला के मुझे डराने की कोशिश मत करना। मेहमान बनकर आइएगा इस पूजा में तो अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा। ये अंबिका सिंघानिया का घर नहीं है, मेरा घर है। लगी लगी मिर्ची लगी। नीति को आज तीखी वाली मिर्ची लगी है, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुट रही है। उसका बस चलता तो आज फिर से पार्वती को जान से मार देती, लेकिन राइटर साहब ने ऐसा कोई सीन तो लिखा नहीं, इसलिए नीति ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नीति का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा है क्योंकि आज बप्पा की आरती करते हुए पार्वती ने नीति को रोक दिया। नीति तो संजू उर्फ राजीव पर अपना हक जमाती है, लेकिन आज पार्वती ने उसे सच्चाई का आईना दिखाया है, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर छटपटा रही है। पंडित जी कहते हैं कि जो घर की सुहागन है वो आए और आरती करे, और मैं जाने लगती हूँ क्योंकि मैं तो अपने आप को इस घर की बहू मानती हूँ। तो मैं जाने लगती हूँ तो परी बीच में टोक देती है और कहती है कि अभी तक शादी तो नहीं हुई है, सो यू कैन नॉट डू द आरती। और फिर मैं नहीं कर पाती हूँ और पंडित जी कहते हैं फिर ताई जी करेंगी, और फिर ताई जी करती हैं। और फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है परी पे कि ये इसने मेरा हक छीन लिया। अगेन शी इज़ डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि उसके बाद फिर वो संजू के साथ आरती करती है, तो फिर नीति के अंदर मतलब बहुत गुस्सा भरा हुआ है। राजीव ने पार्वती का साथ दिया और वहीं बप्पा की आरती करने का पहला हक पार्वती ने ताई जी को दिया। ये देख ताई जी इमोशनल हो जाती है। हालांकि ताई जी को एहसास हो गया है कि राजीव पार्वती को पसंद करता है। तेनों की लगता है मैं उसे सिर्फ आरती के लिए इस घर में बुला रही हूँ। ताई जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तू चाहे कुछ भी कह ले पुत्र, मैं जानती हूँ तू सब समझ गया है। लेकिन अपने दिल की बात जबान पर नहीं ला पाता। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हैं कि तुझे पार्वती पसंद है क्या। अब कैसे, मतलब आंखों में आंखें डाल के मैं कैसे बोल दूँ ये सब चीज़ें। सो आई एम बीइंग वेरी शाय एज संजू, and I think I'm shy as Ankur also. वहीं दूसरी तरफ नीति अब बेबे के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करेगी, क्योंकि पार्वती ने जिस तरह से नीति की बेइज्जती की है उसे वो बिल्कुल रास नहीं आया। नीति और बेबे हो वहाँ तो शांति से हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नीति के साथ जब भी मैं होती हूँ मुझे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे फुल पावर आ गई, फुल करंट आ गया। 440 वोल्ट का करंट। खुद भी वो पावर हाउस है। नहीं खुद भी यस। अब देखते हैं कि नीति का अगला वार क्या होगा और पार्वती इसके लिए कितनी तैयार है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जब गणपति बप्पा घर पर आते हैं ना, तो सबसे पहले उनकी नज़र उतारी जाती है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि बप्पा इतने सुंदर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार मेरे बप्पा को किसी की नज़र ना लगे। तो ठीक ऐसी ही सीरियल की कहानी में एक माँ है जो अपने बच्चे की नज़र उतार रही है और ये कोशिश कर रही है कि उसके बच्चे पर किसी की भी बुरी नज़र ना पड़े। नजर पाले तेरा मुंह काला। ये बात मंगल की सास पूरी दुनिया को नहीं बल्कि सिर्फ सौम्या को कहना चाहती है, क्योंकि सौम्या की बुरी नजर आदित्य को लगी है, तभी वो उसके प्यार में लट्टू बन गया है। पर हर जादू का एक तोड़ होता है और आज वही तोड़ निकाला है सुमन ने। उसने अपनी बहू मंगल और बेटे आदित्य की नजर उतारी ताकि दोनों के रिश्ते बेहतर हो सके।
हमारे कलेजे के टुकड़े की, क्योंकि भाई उसको कुछ हो गया तो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो हम बस शरीर में कितने कलेजे होते हैं? मेरे लिए तो एक ही है, मेरा आदत, बाकी तो कुछ नहीं है, पर मंगल से भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों हमेशा जुड़े रहें, इन दोनों की जोड़ी माता रानी हमेशा सलामत रखें और ऐसे ही दोनों साथ में रहें। मंगल तो खुश है कि उसकी सास ने ये कदम उठाया। हो सकता है कि आगे चलकर इनके रिश्ते में जो खटास है वो मिठास में बदल जाए, लेकिन अदित का रवैया तो यहाँ बदला बदला सा है। हालांकि अदित ने अपनी माँ से वादा किया है कि वो मंगल को खुश रखेगा, मगर ये बात तो हमें हजम नहीं हो रही। नहीं, आसानी से तो नजर नहीं उतरेगी, बिकॉज अदित सौम्या से बहुत प्यार करता है और सौम्या भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बट अम्मा और मंगल दोनों मेहनत कर रहे हैं मुझ पर कि मैं जल्द से जल्द सौम्या को भूल जाऊँ और अपनी जिम्मेदारी एज अ हस्बैंड निभाऊँ अच्छी तरह। और अभी मैंने भी अम्मा को प्रॉमिस किया कि मैं निभाऊंगा, पर देखता हूँ कब तक अपने शब्दों पर टिका रहता हूँ। अभी तो सासू माँ ने नजर उतारी है, आगे तो मंगल और अदित की दोबारा शादी होगी। वैसे सासू माँ का ये एफर्ट काबिले तारीफ है, लेकिन जब तक अदित के दिमाग में सौम्या है तब तक सासू माँ के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जब हम मिलते हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी से तो हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि वापस रामायण, एक बार फिर से महादेव की कहानी और फिर से महाभारत। तो ये इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प हमें मिलता है। आज चूँकि आप यहाँ पर हमारे साथ हैं तो मैं एक बार फिर से यही सवाल पूछना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि इनका जवाब आप ज़रूर सुने कि क्यों हर 10 साल पे रामायण महाभारत बनाने की ज़रूरत है। ये महाभारत रामायण ये जो कहानियाँ हैं, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे ऐसे याद भी नहीं है कि मैं कितने एज का था जब पुरानी रामायण आई थी या महाभारत आई थी। कहीं ना कहीं हमारे पूरे फैमिली में एक एनवायरनमेंट बन जाता है रामायण से। आप सीखते हो कि आपका कल्चर कैसा है, रिश्ते कैसे होने चाहिए घर में। तो उस टाइम के हिसाब से इतनी क्लासिक स्टोरी बनी कि मेरे घर में हम खुद ही 4 भाई थे, तो मेरे घर में एग्जैक्टली उस तरह का सोसाइटी कल्चर, एक वैल्यू सिस्टम रामायण के थ्रू आता है। तो जब या महाभारत के थ्रू से आप समझते हो कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। तो मुझे लगता था कि कैसे ये कहानियाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन कहानियों को कहने की। थैंक यू। पर जैसे ही मैंने इन पे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं महाभारत की कहानी आज के दौर के हिसाब से नहीं कहूँगा तो आज की जनरेशन को कैसे समझ में आएगा कि हमारी पास्ट क्या है, हम आज जो हैं वो हम क्यों हैं, हमारी फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं। एंटरटेनमेंट तो है ही, उसके साथ साथ का मैसेज क्या है। तो मैंने महाभारत में काम करना स्टार्ट किया सबसे पहले। उसके पहले मैंने भी कभी इन तरह की कहानियों को कहा ही नहीं था, ना कभी सोचा भी था कि मैं कहूँगा। बट मुझे करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि एक चीज़, ये कहानी इतनी वास्ट है और हज़ारों हज़ारों सालों से कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि 40 साल पहले ही पहली बार कही गई है। इट हैज़ बीन टोल्ड इन आवर हिस्ट्री फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड एवरी टाइम उस दौर के हिसाब से उन कहानियों को हम रेलेवेंट करते हैं कि आप आज के थॉट के साथ में आप समझ पाओ कि अगर कोई चीज़ हुई उसके पीछे क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि सारी गलतियाँ आप खुद नहीं कर सकते, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना होता है। लोग कहते थे कि महाभारत जिंक्स है, इस पे मत करो, देखो आपका काम रुक गया। हर बार काम होता था फिर काम रुक जाता था। एक्टर्स मैंने कास्ट कर लिए थे, हम लोग बहुत काम कर रहे थे पर चीज़ें टेक ऑफ ही नहीं हो रही थी। पर लोग कहते थे कि महाभारत एक ऐसी कहानी है जो लोग घर में किताबें नहीं रखते हैं, तो आपको ये कहानी मत नहीं कहनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्लियरली ये लगता था कि मेरी जो सोच है, जब मैं पुरानी कल्ट सीरीज़ देखता हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग है। पर आज के दौर से अगर मैं देखता हूँ तो आज विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मैं विजुअली उसे बहुत नए तरीके से बना सकता हूँ। महाभारत स्टोरी बेसिकली टेल्स यू दैट ओनली, क्योंकि महाभारत की शुरुआत में लिखा है कि जो यहाँ है वो आपको विश्व में कहीं मिलेगा, पर जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ऐसा कोई इमोशन नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो मुझे लगा एक नए दौर में नई जनरेशन के लिए अगर मैं इन कहानियों को कहूँ तो मैंने महाभारत से शुरुआत की। महाभारत 10 साल हो गए हैं अभी भी
लोग देख रहे हैं। आप लोग ने देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप लोगों ने देखा है? अच्छा, मैंने बहुत पहले से, जब हम इंटर्न थे तब से हम इनके शोज़ कवर किया करते थे, लेकिन जब मैंने महाभारत देखी तब मुझे लगा कि अच्छा ये किसने बनाई है, थोड़ा सा। तो एवी देख लेते हैं पहले, जिसमें उनके सारे शोज़ आप देखोगे तो आपको समझ में आया कि ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया, मतलब ऐसे कोई काम नहीं है जो नहीं किया हुआ है, और वो भी हाई बजट के साथ। कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। लक्ष्मी फ्लाइट ली है आपकी इमेजिनेशन ने, वो शायद नॉर्मल शूटिंग में नहीं हो पाता। तो उसके बारे में बताइए, ये मतलब वाई एआई आपने क्यों चूज़ किया इसके? मुझे लगता है जैसे जब मैं महाभारत की कहानी कह रहा था, तो आज के टाइम की टेक्नोलॉजी जो आपके पास है वो आपको हेल्प करती है उस विजुअलाइजेशन को इमेजिन करने में। आप फिर सोच सकते हो कि मैं हस्तिनापुर ऐसा दिखाऊंगा, मैं ये ऐसा बनाऊंगा। तो वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी को मैंने यूज़ करके वो चीज़ों को नए तरीके से प्रेजेंट किया, इसीलिए आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने आज के दौर के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की। तब सोचा नहीं था कि 10 साल बाद हम यहाँ बैठ के उसके बारे में बात कर रहे होंगे, वो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर
इसीलिए मुझे जब AI टेक्नोलॉजी जो आ रही है अभी, मुझे लगा कि अगर हम इसे एक्सप्लोर करें, इसे समझें और देखें कि हम ये जो हिस्टोरिकल फैंटेसी स्पेस है जो मैं कहता हूँ कि एक कल्पना है, इट्स योर इमेजिनेशन कि आप क्या सोचते हैं, तो उसको मैं कैसे नए तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस इज़ माई जस्ट फर्स्ट स्टेप। इसीलिए मैंने एक छोटा सा गाना जस्ट बनाने की कोशिश की कि मैं समझूं कि इस स्पेस में हम कैसे विजुअली इस दुनिया को नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो चीज़ बन रही है और जो हमारे पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है कि ये चीज़ों का खिलवाड़ बना दिया है, सारी चीज़ें ऐसे मजाक में बना दी है। रामायण तो वो एक ही थी, उस समय जो बनी थी वही बेस्ट थी। तो आपका क्या कहना है इस पे कि आप जो बनाते हैं ये बेस्ट है या वो जो बनी थी वो बेस्ट है? वो क्या होता है ना कि जो चीज़ क्लासिक होती है ना, जो चीज़ जब हम छोटे थे वो टाइम पे जो आपके पेरेंट्स जब बड़े होंगे या वैसे वो देखते थे, वो कल्ट क्लासिक है, उससे तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनके आसपास भी बना पाओगे। वो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ या मुझे उसे बीट करना है। मैं उस थॉट को रखता ही नहीं हूँ। मैं किसी से compete नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने आप से। मैं अपने कल से अपना कल बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी सोच रहती है कि मैं एक नई जनरेशन आ गई है, हर 10 साल में इंडिया बदलता है। हमारी सोच कल कुछ और थी, कोर में हम सब सेम हैं, पर हमारे एक्सप्रेशन के तरीके चेंज हो गए हैं। आज हम फैमिली में बड़े होते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे हमें तो अलाउड भी नहीं था हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। मालूम नहीं कितने आजकल ऐसे हैं, अलाउड है तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना? अलाउड, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग ना। हमारे टाइम पे तो इफ़ योर पेरेंट्स टोल्ड यू गेट अप एंड वॉक, you would just get up and walk because you had faith and fear both। faith की बोल रहे होंगे तो अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, और fear की नहीं जाओगे तो पार पड़ेगी, पर आज वो जनरेशन उस तरह से बड़ी नहीं हो रही है। आज जो मेरे बच्चे हैं, my relationship with my kids is very different than the way I grew up। जो राइटर्स देखो आजकल नए राइटर्स आए, वो नई तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पहले से लिखा हुआ है उसको भी फॉलो करते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आदि पुरुष मूवी अगर आप देखो, उसमें डायलॉग्स को बहुत अलग तरीके से दिखाया है, मतलब गलत उसको जो है, मतलब आप डायलॉग्स को देखो तो बहुत गलत तरीके से। वहीं पहले देखा जाए तो उसको काफ़ी ऐसा दिखाया गया कि हाँ एकदम मर्यादा में। तो उस पर आपका क्या कहना है कि ऐसे डायलॉग्स को चेंज करना, जो आने वाली जनरेशन है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा? जो डायलॉग्स को चेंज कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया जाता है, तो ये जो चेंजेस है क्या इससे कुछ उसका प्रभाव जो है आज की युवा पे क्या पड़ेगा, उस पर आप थोड़ा सा अगर कुछ कहें तो। देखो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ना, अगर आप कोई कहानी कह रहे हो या कुछ भी पर्पस कर रहे हो, तो आपका करने का पॉसिबली कोर ये नहीं रहता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा और सबको मैं बोलूँगा जो आज तक देख रहे थे वो गलत है। हर इंसान के कहानी कहने के पीछे का पर्पस अलग होता है। जहाँ तक चेंजेस की बात है, जो हम बोलते हैं ना कि आप क्या चेंज करते हो, बिकॉज हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 रिसर्चर रखते हैं कि हम साउथ के वर्जन समझते हैं, हम नॉर्थ के वर्जन समझते हैं, हम समझते हैं ईस्ट में क्या लिखा है। जो मेन सोर्सेज होते हैं, इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतनी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं और क्रिटिकल एडिशन बनाते हैं। हम उनको कंसल्ट करते हैं। हम अपने एंड पे रिसर्चर्स रखते हैं जो हमको, क्योंकि आप आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रामायण बन गई, फिर बन गई। तो हम क्या करते हैं, मैं तो 4-5 साल से कर रहा था रामायण पे काम। ये आदि पुरुष की जो स्टोरी आपने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्नाइजेशन एंड मेकिंग इट रेलेवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है वो शायद एक्सपीरियंस से आता है। क्योंकि वही इशू था, उसमें डायलॉग्स जो थे थोड़े से ना, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से उस पर सवाल भी उठे थे। मेरे को वही, मतलब देखो पहले जो था उसमें प्रॉपर एक मर्यादा, एक रूल फॉलो हुआ है, बट आज जो बनाए जा रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखो हम लोग देखे कुछ और है, पहले एक जगह हम लोग देखते हैं कुछ और दिखाया जा रहा है, दूसरी जगह देखते हैं हम लोग को अलग देखने मिल रहा है। तो जो जनरेशन है ना उनको कैसा कि मैं इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो करूँ, फिर और कुछ में नया आ गया उसमें कुछ अलग ही दिखा दिया, तो वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अभी रावण के बारे में आप लोगों ने कितना पढ़ा है? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काफ़ी पढ़ता हूँ इन चीज़ों पे इतने सालों से, तो और इन कहानी कहने के पीछे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी रावण इतना बड़ा विलेन है, हम सब तो विलेन ही मानते हैं उसको, पर कोई भी आदमी विलेन बिना पर्पस के बनता है क्या? कि उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं से शुरू हुई होगी, वो कहीं से आता होगा, कहीं पे उसके अंदर एरोगेंस बड़ी होगी, क्योंकि इतना ज्ञानी आदमी, इतना विद्वान आदमी, जो शिवजी उसको अपने चंद्रहास गिफ्ट में देते हैं कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम, आज जो हम शिव स्तोत्रम गाते हैं वो रावण ने ही लिखा है।
करेक्ट? आपको तो मालूम है। हाँ, तो जो इतना बड़ा भक्त है तो फिर उसको मारने के लिए भगवान को नीचे क्यों आना पड़ा? यहाँ से मैं अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ रामायण। ये कहानी मैं कहूँ कैसे, जहाँ ये कैरेक्टर्स हैं, आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यू नो, क्योंकि आप जब आज उसे देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर दिखेगी। इसीलिए मैंने रामायण में उसका बचपन दिखाया, इसलिए मैंने दिखाया कि वो बड़ा कैसे हुआ, उसकी क्या थॉट्स थे, वो क्या सोचता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही सही है और ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है कि ये सारे ग्रंथों में एक कोर चीज़ ये लिखी है कि सब कोई ग्रे है। सोशल मीडिया है, हमें हर किसी को पता चलता है, मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन जब 10 साल पहले आपका जब शो आया था तभी आपको कैसे पता चला कि आपका मैसेज लोगों तक पहुंच चुका है? एनी इंसिडेंट जो आपको याद हो तब? मेरा काम कुछ ऐसा है कि मैं बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है हमको कि जब हम कोई चीज़ सामने ला रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है, यू नो। और पूरे टाइम आप यही सोचते रहते हो कि जितने लोगों को आप उसने पार्टी में बुलाया है जो देख रहे हैं, यू नो, जितने लोग आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ वहाँ देख रहे होंगे, तो वही एक और रिव्यूज़ आते हैं जो लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे। इतना नहीं था उस समय, यू नो, पर आप हमेशा यही वेट करते हो कि आपको मालूम पड़े कि कैसे हो। महाभारत के साथ मेरे मालूम नहीं, इट्स सच मतलब आशीर्वाद मानता हूँ मैं आपको, अपने डैड का, अपने पापा का, मुझे लगता है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर भी अलग अलग तरीके से, कितने दूर दूर से, वो अमेरिका हो, लर्नेड पीपल फ्रॉम साउथ, अभी रिसेंटली एक छोटी बच्ची इंडोनेशिया, वर्ल्ड में कहीं से भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और बोला है कि ये कृष्ण के थॉट्स जो आप देते हैं वो बहुत अच्छे लगे, या मेरे को ये फ़िलॉसफी पसंद आई जो आप वहाँ पे कह रहे हैं। सो बहुत ही हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में रहे हैं जो मुझे लगा कि हाँ ये तो कुछ अच्छा किया है हमने। ऐसी एक फीलिंग आपको करने के बाद और रिएक्शन से आती है, बिकॉज इस फील्ड में ऐसा है कि आप करने के पहले नहीं गेज कर सकते कि क्या होने वाला है। आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, फिर आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपने जो काम किया उसका सब पे क्या असर है, क्योंकि इतनी डाइवर्स ऑडियंस है, अलग अलग तरह के लोग हैं। एक अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग सोच बदल जाती है। आपका जब वंशज का टीज़र आया था टीवी पे, तब से मुझे ये क्वेश्चन है कि मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट का भी बात आया तो भी मतलब एक वर्किंग वुमन जो पूरे फैमिली को संभालती है, दिस दैट, यही सब स्टोरी लाइन रहता है जो आजकल बहुत कॉमन है। पर एक लड़की जो पूरा फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करने चली है, उसके लाइफ पे लिखना, ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जी, मुझे हमेशा क्या लगता है कि मेरे दिमाग में ये चीज़ थॉट रहती है कि लोग कहते हैं कि लड़का जो होता है वो आपका वंश चलाता है, यू नो, जो लड़की होती है वो किसी और के घर की रहती है। मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे ये थॉट लगा कि एक लड़की वंशज क्यों नहीं बन सकती। मैं इतने दोस्तों को मेरे जानता हूँ जो, क्योंकि मीडिया में खास करके, यू नो, जो मैं अपने सराउंडिंग की बात कर सकता हूँ, बॉय और गर्ल का कोई डिफरेंस नहीं है, यू नो, तो फिर ज़िंदगी में क्यों? तो मुझे लगा अगर एक कहानी कही जाए जिसको मैं महाभारत का बेस रखा, मैंने वंशज का बेस महाभारत ही है, उसमें आपको एक पुनीत भीष्म दिखते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट महाभारत का है, बट द स्ट्रक्चर, कहानी कहने का स्ट्रक्चर, बट मुझे लगता है कि वो थॉट अगर आप लोगों तक दो, टेलीविज़न इतना पावरफुल मीडियम है, कहीं ना कहीं इन स्टोरी से मैं यही सीखा हूँ कि आपकी कहानी एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ में आपका एक मैसेज होना चाहिए, जो आप सीखे हो वो आप ऑडियंस को पहुँचा दो। Hello sir, first of all I have to say I've always been a Mahabharat fan. And sir, as a director, do you think जब सौरभ राज सर जैसे कोई play करते हैं कृष्ण and he becomes, you know, so well known for Krishna that even when we have to take a reference point we see him and उनको देख के हम लोग सोचते हैं कि नहीं यही कृष्णा होंगे, especially kids these days, all these edits and reels. I know 10 साल पहले it was very different, but आजकल इतना ज़्यादा, अभी जन्माष्टमी थी, every second reel was of Saurabh sir from Mahabharat, even the Gita point of view. Do you think it becomes difficult as a director to cast someone for the same role when you're, you know, doing it for the second time and making the audience's expectations match? Yeah, it's a good question. It's actually, you know, when Saurabh was cast for Mahabharat, there was a big discussion that Saurabh and me used to have, where he would say that, you know, the past of
the previous Mahabharat, the Krishna has been so popular, you know, has been so popular. और क्या मैं इसको आज के दौर के हिसाब से कैसे कर पाऊँगा, बिकॉज लोग तो अभी तक मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे एज एन एक्टर, एज अ मेकर. आपकी शुरुआत सोचो वहाँ से हुई है, जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ रहे हो जहाँ पे लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत है करने की, यू नो. और मैंने उसको बोला जब हम स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट 2-3 महीने कुछ मत पढ़ना, सोशल मीडिया कोई चीज़ें मत पढ़ना, जस्ट कट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड जस्ट कीप फोकसिंग. बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपने ऐसे फेयर कृष्ण क्यों कास्ट किया, कृष्ण तो सांवले हैं. तो पर मुझे सौरभ में वो जो प्योरिटी दिखी, मुझे जो दिखा कि जिस तरह से वो क्योंकि मैं हमेशा कास्टिंग करते हुए वो इंसान खोजता हूँ जो उस रोल के लिए परफेक्ट होता है. तो सौरभ जब मुझे मिले तो उसके बाद लगभग 1.5-2 साल हमने प्रेप किया सिर्फ शूटिंग करने के पहले. और यू नो आई फील मैंने उसको हमेशा बोला था यू बी कंसिस्टेंट एंड ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट. वो क्योंकि मुझे लगता है अच्छा काम आस्ते आस्ते ना कोई भी पास भुला देता है. आप जितनी भी चीज़ें सोच के आज बैठे हो ना कि ये नहीं हो सकता, अगर आप आज से एक नई लाइन खींचो ना, यू नो, और उस पर कंसिस्टेंट रहो तो वो लाइन बनती है. ये सौरभ ने अपनी मेहनत से किया. बट उसके बाद जब मैं राधा कृष्ण पे आया, या मैंने सूर्यपुत्र कर्ण भी मैंने बनाया, अभी श्रीमद् रामायण भी बना रहा हूँ, है तो विष्णु के ही अवतार, यू नो, कहीं ना कहीं. तो बहुत टफ होता है टू गेट सौरभ जैन आउट ऑफ योर हेड एंड समबडी एल्स टू प्ले कृष्ण. बहुत टफ होता है. वेयर एज आई कास्ट हिम एज शिव इन महाकाली, यू नो, बिकॉज आई टोल्ड हिम यू आर सच अ फैबुलस एक्टर कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और अपने पास्ट को आपको ही तोड़ना पड़ेगा, यू नो. तो अगर मैंने सौरभ के साथ में महाभारत में लिया तो मैंने सुमित के साथ में राधा कृष्ण भी बनाया. सो आई कीप लुकिंग फॉर पीपल, बिकॉज ये होता है आपके दिमाग में, आपको लगता है कि ये तो कर चुके हैं, अब इससे बेटर कैसे करेंगे. पर मैंने यही चीज़ लर्न की कि आप ना उसको छोड़ दीजिए, अब आप फिर से स्टार्ट करिए एकदम ग्रास रूट से. अपने पास्ट के सक्सेस या पास्ट के फेलियर्स को बिल्कुल साइड में रखिए, अभी एकदम फ्रेश स्टार्ट है. जैसे सौरभ के साथ में मैंने उसको पहले कृष्ण पे कास्ट किया, उसके बाद मैंने बोला कि हम लोग कर रहे हैं, पर महाभारत भी महाभारत, कोई भी चीज़ आप चाहोगे आज हो रही है ना, वो आज या कल भी नहीं हो रही थी, वो डिले होते जा रही थी. कभी बारिश आ गई, सेट सारे टूट गए, वापस से सेट्स बनाने थे. करते करते बहुत सारे इश्यूज थे कि मैं भी पहली बार कर रहा था, कैसे लोग मुकुट पहनेंगे, कैसे खड़े होंगे. मुझे लगता था कि ये ऐसे कैसे लगे स्क्रीन पे कि जब वो सामने आए तो लोगों को ये ना लगे कि आज सुबह ही रेडी होके सेट पे आए. तो मैं सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था 1.5 साल, जहाँ पे सब लोग रोज़ हेलमेट पहन के, मतलब हेलमेट मैं अपने वर्ड में बोल रहा हूँ, मुकुट पहनकर रोज़ बैठते थे, सो दैट दे गेट यूज्ड टू एवरी स्मॉल लिटिल डिटेल. तो सौरभ विल डू डिक्शन ट्रेनिंग कि हम कैसे बात करना चाहिए, कृष्ण को हम कैसे कहेंगे, फिर काम डिले हो जाए, फिर वो चला गया बिकॉज काम डिले हो गया. शहीर वॉज अ बॉय इन नव्या बोल के एक शो बनाया था मैंने. इट वॉज अबाउट, शहीर वॉज अ वेरी पतला सा, एक दुबला सा लड़का. तो मुझे लगा वो अर्जुन प्ले कर सकता है, पर उसको लगा कि मैं अर्जुन कैसे प्ले कर सकता, मैं इतना पतला दुबला सा हूँ. तो मैंने बोला टाइम है, तू बॉडी बनाना स्टार्ट करो एंड ग्रो योर हेयर. सो ही पुट इन 1.5 years, he built his physique, grew his hair, he started believing in himself. You know, nobody believed in Shahir to play Arjun, you know, but I really wanted him to play Arjun. तो मुझे लगता है एज अ मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, मुझे मेरे एक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको आप कैसे कॉन्स्टेंटली गाइड करते हो, बिकॉज उनके बिना आप कहानी कह ही नहीं सकते. और जितने वो मोटिवेटेड होंगे, लाइफ का बेस्ट काम आप सिर्फ कॉन्फिडेंस पे कर सकते हो. अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ आपसे आपका काम करवा ही नहीं सकता. तो मेरा काम है एज अ डायरेक्टर उनको कॉन्फिडेंस देना, टू मेक देम फील, ओन देयर कैरेक्टर्स. देयर हैव बीन इन्यूमरेबल स्टोरीज ऑन महाभारत. मैं कितने बोलूँ, बिकॉज इट टुक मी 5 years टू गेट द शो ऑन एयर. तो 5 साल तक हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे, पर हमको मालूम नहीं था कि हम फाइनली आने वाले हैं कि नहीं आने वाले. पर इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी यार. इट्स बीन, जो आपका ये टाइम था जिस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपने बोला कि रुक जा रही थी, वो टाइम पे कोई ऐसा कोई कोट जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया या हमें भी इंस्पायर कर सकता? बहुत अच्छी बात है बेटा. क्या होता है कि ज़िंदगी में आप जब कुछ करने निकलते हो तब तो आपकी सोच रहती है, राइट. सब कोई सोच के निकलता है ना, आज से मैं ये करूँगा.
पर जब आप उस रास्ते चल रहे होते हो, उस जर्नी में जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली या तो ये क्वेश्चन करवाती हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो, या ये आपसे नहीं होगा, या चलो ये इजी रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता ले लेते हैं, शायद यहीं तक था। ऐसे ह्यूमन माइंड है, आपको 500 थॉट्स आते हैं। तो जो चीज़ मुझे स्टिक करके रही इस पूरे टाइम में, क्योंकि मेरे एक्टर्स सब जगह से सुन रहे थे कि महाभारत बंद हो गया, लोग वहाँ सुन रहे थे बंद हो गया, सबके कनेक्शंस होते हैं ना, कहीं 5 मीडिया आर्टिकल्स भी आए थे उस समय कि ये तो नहीं हो रहा है, बंद हो गया, स्क्रैप हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पर मैंने सबको बुला के बैठा के बोला कि ये बनेगा और मैं इसे बनाऊंगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब खुद पे विश्वास हो ना कि मैं ये करूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं गिरूंगा ना फिर भी मैं उठूँगा, पर ये चीज़ तो मैं बना के ही रहूँगा। ट्रस्ट मी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते लाइफ में। अगर मेरे ऐसा आदमी जो कैलकाटा से आया है, मेरे पापा एक टीचर थे, मैं तो कभी ज़िंदगी में कैमरा के आसपास भी नहीं आया है मेरे पूरे ख़ानदान से कोई भी। आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम कैलकाटा। माई फादर वॉज अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर्स सन। बचपन से मूवीज़ देखते देखते यही करना था बोल के मैं बॉम्बे आया हूँ, कहाँ से घूम के। सो फॉर मी इट्स ऑलवेज अबाउट, आप जो करना चाहते हो उस पर आप स्टक रहो, बिकॉज ये कीप बिलीविंग इज अ लाइन दैट आई कीप टेलिंग पीपल नाउ इज बिकॉज ऑफ दिस। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि महाभारत के जर्नी में भी स्टॉप आया था एंड एवरीथिंग, बट वाइल मेकिंग दिस AI वीडियो, सो यू नो AI का कॉन्सेप्ट, जैसे विभा मैम ने बोला, इट्स स्टिल डिस्टेंट हमारे से। सो व्हाट वाज दैट मेन डिफिकल्टीज यू वर फेसिंग वाइल मेकिंग दैट पर्टिकुलर AI वीडियो? बिकॉज एज वी सॉ इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली ट्रूली अमेजिंग, इट गॉट दैट फील, वो बोलते ना, वो वाइब आया है हमारे तक, बट यू मस्ट हैव फेस सम डिफिकल्टीज वाइल मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो व्हाट वाज दैट? I call it a challenge, I don't call difficulties कि ये difficult है, मैंने अपने आप को, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये मेरा चैलेंज है कि मैं कैसे करूँगा ये, तो क्योंकि AI is at a stage जहाँ इतना, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे कैरेक्टर्स मैं कहानी कहता हूँ ना, मैं तो वीडियो मेकर नहीं हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तो एक स्टोरी कह रहा हूँ, तो मैंने तो एक गाना बनाया है, मैं एक गाने की कहानी कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि उसमें एक विजुअल कंसिस्टेंसी हो, कि सेम फेस कांस्टेंट रहे, पर वो उतना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। दो व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हेन यू सिट डाउन टू डू इट, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट। तो वो एक लर्निंग है कि ये चीज़ अभी जो आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे, आई वुड नेवर प्रेफर डिफरेंट फेसेस, आई वुड वांट ओनली वन फेस। तो स्टार्टिंग में जो फेस है, एंड की तरह जो फेस है, वी ट्राई टू मैच इट। सो देयर हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग कि आप वो फेस कंसिस्टेंट कैसे रखो। सबसे पहले तो SBS अड्डा में आपका स्वागत है सिद्धार्थ सर। मेरा 2 सवाल है। जब आप राधा कृष्ण बनाते हैं तो बताते हैं कि प्रेम क्या है, जब आप महाभारत बनाते हैं तो फिर बताते हैं कि बुराई के खिलाफ अपनों से भी अगर लड़ना पड़े तो फिर वो जायज़ है लड़ाई। जब आप शिव शक्ति बनाते हैं तो फिर पता चलता है कि सृष्टि की रचना करते करते बहुत सारा तप, त्याग और तांडव करना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्वप्न में कभी किसी प्रभु, किसी भगवान ने आके कहा, पार्थ जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर पाना ही इट अ ब्लेसिंग है। लोग ऐसे सुबह उठते हैं, आधा 1 घंटे रामायण पढ़ने का उनको मौका मिलता है, या दादी नानी से किस्से सुनने का मौका मिलता है, कि ऐसा हुआ था, फिर लोग अपने काम में लग जाते। मैं ये पूरे दिन करता हूँ। सोचो, मैं रोज़ कहानियाँ करता हूँ, मैं रोज़ यही करता हूँ, कहाँ शिव पुराण में क्या लिखा है। क्या शिव जी को मालूम नहीं था कि सामने जो लड़का उनको खड़े होकर बोल रहा है कि अंदर नहीं आने दूंगा, मेरी माँ अंदर बिजी है, वो तो नीचे बैठे बैठे ऊपर पूजा सुन लेते हैं। तो क्या उनको समझ में नहीं आता है कि ये सामने खड़ा हुआ जो है वो उनका अपना बेटा है? क्योंकि हम तो यहाँ पे पूजा करते हैं तो ऊपर महादेव आँख खोलते हैं तो हम मानते हैं ना। तो मुझे जैसे राधा कृष्ण में मुझे इसका आंसर मेरे को लगा कि जब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानियों के पीछे ना एक बहुत डीप मैसेजिंग है जो आपको एंटरटेनमेंट के थ्रू से मिलता है। कहते हैं कि महाभारत लिखी इसलिए गई बिकॉज चारों वेद लिखे गए। एज ऑलवेज किसी को ज्ञान तो चाहिए नहीं लाइफ में, कौन किसको ज्ञान में इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे को एंटरटेनमेंट दो, उसके थ्रू से आप मैसेज दो, तो मैं फिर भी, इसीलिए महाभारत की कहानी लिखी गई जो उस समय हुई थी,
जिससे आप चारों वेदों का ज्ञान सीख सकते हो, ऐसा कहते हैं। 4 वेद क्या है? टेक्निकल वर्ड्स हैं। नेट इज वे टू लाइफ। एक रेलेवेंस भी है। आजकल की जो यूथ है वो सोचते हैं कि प्यार पाना ही होता है, बट योर मैसेजिंग थ्रू कृष्णा वाज डिफरेंट। व्हाट वाज द मैसेजिंग? मतलब वो आजकल इन तक प्यार तो देखिए हर इंसान पाना चाहता है, इस पे तो किसी की ये नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर प्यार आप समझो कि व्हाट इज लव एंड व्हाई डू यू, आप प्रे क्यों करते हो राधा कृष्ण के, आप क्यों उनको मानते हो, आप उनके मंदिर में पूजा क्यों करते हो, ऐसा क्या है उस लव स्टोरी में जो आपको लगता है कि ये लव स्टोरी मुझे देखनी चाहिए? इसके लिए एज अ व्यूअर आपके लिए सीख क्या है, जो पॉइंट आप कह रहे हो? तो मुझे लगता है कि प्रेम समझना कि व्हाट इज़ लव अबाउट ओनरशिप, इज़ लव अबाउट आईफोन की मेरा है, इज़ लव अबाउट किसी और के पास गया ना तो बहुत मारूंगी मैं, इज़ लव अबाउट कि मैंने जो बोला वो करो, और इज़ लव अबाउट हाउ डेयर यू आर विद दैट गाय और विद दैट गर्ल, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? तो हमने क्या किया, ह्यूमन इमोशंस के रोमांस में जितनी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपको इवॉल्व करके राधा बनाती हैं, उसकी एक जर्नी बनाई। अब अगर आपके पापा उसमें खुश नहीं है तो मैं क्या करूँ, आप बताओ। देखिए सर, कौन डिसाइड करता है ये कि अब इस भगवान के बारे में हमें एक स्टोरी लिखनी है, ऑनर करना इसके बारे में, ये कौन कहता है? आपके टीम में कौन है डिसाइड करता है? बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एवरी, बिकॉज इन कहानियों को कहने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ऐसे ही नहीं रैंडमली दिखा सकते, ऐसा मेरा मानना है। जो हम एट स्वास्तिक करते हैं, हमारी एक कोर टीम है जो सिर्फ रिसर्च वाइज और कहानियाँ हेड करती हैं। कुछ कहानियाँ जो मेरी पर्सनल होती हैं कि मुझे रामायण की कहानी कहनी थी, तो मैं पर्सनली उस पर पढ़ता हूँ, लोगों को कहता हूँ, और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, हम लक्ष्मी नारायण की कहानी क्यों नहीं कहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उनके लेंस से तो कभी उनकी दुनिया देखी नहीं कि हर बार वो अलग अलग अवतार लेके जन्म लेते हैं, और उनकी एक सीधी कहानी कैसी होगी आज के दौर के हिसाब से। देखो, लक्ष्मी सबको चाहिए, इट्स ऑल्सो अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट टुडे, इज़ वॉट वी थिंक दैट, कि हमको इन चीज़ों को दिमाग में रख के, ऑफकोर्स फाइनली मेरे पास आता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये वाली चीज़ कहनी है। बट विदाउट अ ग्रेट टीम आप कोई भी काम कर नहीं सकते हो। तो हमारी रिसर्च टीम, हमारी क्रिएटिव टीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब कोई बहुत दिल से और विश्वास के साथ ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं इनसे भी कह रहा था ना, कि अगर आपको ये काम पसंद है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, दिल से कर पाएंगे। From a writer's point of view, what do you do to come out of a writer's block time that you get, like when you're writing something and you're just stuck at one point? So what are your views on how to come out of it? When you there are various ways I have tried. Sometimes when I've hit the wall, I've tried to just go away from that for some time, and उसके बाद आप वापस आओ कुछ दिन बाद वापस से, फिर देखो कि क्या लग रहा है। या कभी कभी मैंने कुछ और करना स्टार्ट कर दिया साथ साथ में, सो व्हेन यू हिट अ ब्लॉक ऑफ एनीथिंग एंड यू आर अवेयर इट्स अ ब्लॉक, दैट इज़ वेयर चेंज विल हैपन। द प्रॉब्लम हैपन दैट यू डोंट रियलाइज इट्स अ ब्लॉक टू अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ब्लॉक जब आप रियलाइज़ कर लोगे ब्लॉक है ना, तो वहाँ से सोल्यूशन निकल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कर रहे होते हो एवरी डे, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग ऑल द टाइम, आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये ब्लॉक में फंसे हो। बहुत देर बाद कोई बोलता है कि इट्स ओके, टेक इट ईजी, एंड द मोमेंट यू रियलाइज इट्स अ ब्लॉक ना, यू विल फाइंड आउट वेज, योर माइंड विल टेल यू वेज टू डू इट। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट इज टू अंडरस्टैंड दैट आई एम हेडिंग अ ब्लॉक, एंड आई फील दैट ब्लॉक, यू हैव टू जस्ट बी एट इट अगेन, गो बैक, टेक अ ब्रेक, कम बैक अगेन, फिर से वो पार्ट में प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे पार्ट से स्टार्ट कर लो। So what was your block that you faced while making your movies? I feel that constantly, मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही क्वेश्चनिंग टाइप का इंसान हूँ। जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि ये क्यों हुआ, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों है। जैसे अभी रामायण में अगर मैं बोलूँ तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि दशरथ का नाम वहाँ दशरथ था ही नहीं, उनका नाम नेमी था, तो मैं वहाँ क्यूरियस हो गया। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ लिखा है, ये कैसे हुआ, सो आई स्टार्ट टू रीड एंड गो इनटू द डिटेल्स। आई एम अ कम्प्लीटली डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। मुझे लास्ट माइंड डिटेल तक मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरे साथ
बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है लोगों की साथ में बैठने पे, कि एकदम फाइनर डिटेल तक, ऊपर से मैं कुछ नहीं करता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ऊपर से करने में। सो आई फील दैट कॉन्स्टेंटली अगर आप, क्योंकि आप अगर पसंद करते हो ना बहुत ज़्यादा और आपका मन है कि मैं अपने कल से अपना कल बेटर करूं, तो ये मेहनत आप अपने आप करो, फिर आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे मैं कहता हूँ कर्ण और अर्जुन के कैरेक्टर्स, अभी 2 इतने बड़े कैरेक्टर्स थे मेरे पास, तो उन पे कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करता कि ये कर्ण है और ये अर्जुन है। सोच दोनों वॉरियर्स, दोनों की लड़ाई आपस में कि कौन किससे बेटर है, तो जो डिमार्केशन हमने की वो इस तरह की थी कि कर्ण जो है वो हमेशा चाह रहा था एज पर द टेक्स्ट कि वो अर्जुन को हराए, सुना है आप, वो उसे हरा के नंबर 1 बने। अर्जुन अपने आप को बेटर कर रहा था, वो किसी से लड़ ही नहीं रहा था। तो अगर आप महाभारत देखोगे यही टेक है, वो अर्जुन उसको हमेशा बोलता है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद यू, मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी से लड़ते हो तो आप एक लेवल तक ही पहुँच सकते हो जितना जिससे लड़ रहे हो उसका लेवल है। अगर आप अपने आप से लड़ते हो तो आप ऐसा लेवल पहुँच सकते हो जो कोई नहीं पहुँच सकता। Just one more question that you said that you watched movies while growing up and that was your inspiration to get into the media field. Which is one favorite movie or serial which you liked that inspired you the most? Agnipath was a movie that had released. I was very small then. Older one. हाँ, न्यू वन तो हाँ तुम लोगों के लिए बनी है, इट्स लाइक माई महाभारत आपके लिए। तो आई स्टिल रिमेंबर अग्निपथ, वो मूवी जो मैंने बचपन में देखी थी, विद बच्चन साहब विद अ न्यू वॉइस, एंड आई थिंक दैट वाज, आई कांट फॉरगेट। मैंने वो मूवी आज तक 200 बार देखी होगी कम से कम। हाँ, इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज आप बदलना चाहो तो आप कुछ भी बदल सकते हो। आप बोल सकते हो ना ये टीम रूम की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे टेनिस टेबल लगा दो, आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन करके कुछ भी बदल सकते हो। पर डिफ़िकल्ट पार्ट वो है कि उसके कोर को रख के फिर भी नई चीज़ कहना, क्योंकि बदलना तो बहुत इजी है, ये तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो, ये बना दो, हो गया। बट इसको रखते हुए कैसे चेंज करना और फिर भी नया होना, आई थिंक दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड मोर चैलेंजिंग रादर दैन जस्ट चेंजिंग एवरीथिंग। So that's what I mean, like how big of a responsibility it is to keep the core idea as it is and still change the facts. So it's not about changing the facts. Yeah, just the changing the structure, understanding it your way, and showing it to the audience in what you believe is the way. Today there's a fight in your house, कोई तुमसे पूछेगा, तुम्हारा अपना टेक मिलेगा, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है उसका अपना टेक मिलेगा, राइट, फॉर एनी सिचुएशन। तो आप उस अपने थॉट को कैसे सामने लेकर आते हो, जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपकी समझ हुई है इस कहानी से। आई थिंक दैट इज़ वेयर इट इज़, इट्स योर थॉट दैट यू गेट आउट टू द वर्ल्ड। तो मुझे मतलब थोड़ा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मुझे बहुत क्वेश्चन है इसके बारे में। तो जब सीता माँ धरती में समा गई थी तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि वो रावण के साथ, मतलब रावण के घर में रही थी तो कुछ होगा उनका, तो उसकी वजह से वो धरती में समा गई, उनके कैरेक्टर पे बहुत सवाल आ गए थे। तो उस टाइम पे राम भगवान का स्टैंड क्या था? क्योंकि आपने बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि उस टाइम पे उनका स्टैंड क्या था सीता के लिए। ये कहना कि श्री राम ने कोई स्टैंड नहीं लिया, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। बिकॉज अगर आप ये कहानी पढ़ोगे, अब वो भी डिपेंड करता है कि वो आपके नेबर ने क्या बोला है और उसने क्या बोला है, ये तो मैं उससे जनमानस, आई कॉल इट द पब्लिक परसेप्शन। बट इफ़ यू रीड द बुक एंड यू रीड द टेक्स्ट, एक इंसान जो कहाँ से कहाँ जाता है वनवास में, वानरों की टोली लेकर, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान का, जिसके घर का एड्रेस भी वर्ल्ड को नहीं मालूम है। Nobody knew where Ravan lived. तो राम सेतु की ज़रूरत क्या थी? जाके पहुंच जाते एड्रेस पूछ के गूगल मैप्स पे, राइट। तो जो इंसान जंगलों में 14 साल अपने वर्ड के लिए, अपने क्लैन के लिए जाता है, जो अपनी बीवी को वहाँ जाकर वानरों की सेना के साथ लड़ के हरा के लेके आता है, और फिर वो राजा बनता है, उसकी खुद की कुछ ड्यूटीज़ हैं एज अ किंग, एज अ लीडर,
यू आर नो मोर द इंडिविजुअल। जब आप एक लीडर हैं तो आपके लीडर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है योर पीपल दैन योर फैमिली। क्योंकि जब आप लीडर होते हो आपको लोग देखते हैं, आपकी ज़िंदगी से लोग सीखते हैं, आप जो करते हो लोग वो फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपने ही सिनारियो में एडजस्ट करोगे तो आपके पूरी जनरेशन एडजस्ट करेंगी। तो जो लीडर होता है उससे अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक एज एन एग्ज़ाम्पल दिखती है, उसकी खुद की पर्सनल ज़िंदगी पर्सनल रह नहीं जाती है। तो अगर आप श्रीमद् रामायण देखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, और हम अभी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं एग्जैक्टली इसी पे काम कर रहा हूँ अभी। क्योंकि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा यहाँ पे नहीं ली है, लंका में ली है, उसी टाइम जिस समय वो मिले उनसे, बिकॉज दैट टाइम ही रियलाइज कि ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी स्निगर चल रही है। तो ही वॉन्टेड टू गिव क्लैरिटी टू ऑल द पीपल देन एंड देयर, एंड नॉट बिकॉज कि तुम अग्नि परीक्षा दो और तुम्हें ये करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, नॉट फॉर मी, आई ट्रस्ट यू फॉर एवर, बट इट्स अबाउट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन एंड वी आर लीडर्स बाय एग्जाम्पल। तो एक राजा का ना बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य होता है, इसीलिए राम राज्य कहते हैं उसको। इसीलिए कहते हैं कि एक लीडर जो होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती जो शायद उसका दिल ना करे। और ऐसा नहीं है कि राम ने ट्राई नहीं किया, राम ने जाके सीता को बोला कि हम लोग जंगल में रहते थे, हम चले जाते हैं वापस, हमको क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, हमको जाना है यहाँ से। और उस समय सीता प्रेग्नेंट थी, ये उनको मालूम था, क्योंकि उसके बाद फिर भी उन्होंने उनको जाने दिया, क्योंकि इन दो का जो रिश्ता है ना, दैट इज़ व्हाई दे आर सो आइडियल। इट्स नॉट वेरी इजी। नॉर्मल इंसान अगर वो कर पाता तो वो राम नहीं कहलाता, नॉर्मल इंसान अगर कर पाता तो वो सीता नहीं होती। सो इन कैरेक्टर्स की जो सोच है ना, उससे चीज़ें सीखने की हैं। वो बन जाओगे तो मालूम नहीं क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली आज के टाइम पे, विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइव्स, इट बिकम वेरी टफ। बट फॉर मी बीइंग कंपैशनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। करुणा, मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं अब तक, उसका कोर इमोशन अगर मैं बात करूँ ना, कि एक कोर थॉट में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा तुमने मुझसे कैसे ऐसे बोल दिया, बट अगर आपके अंदर कंपैशन है ना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का, मुझे लगता है कि ये एट द कोर ऑफ इट हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी है करुणा, जो बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना नहीं, आप दूसरे का भी समझने की कोशिश करो। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जो आपको ऐसी ही परिस्थितियों में डालेंगे, सो यू नीड टू काइंड ऑफ बी अवेयर व्हाई दे डिड दिस, देन इट विल गिव यू अ वे। मे बी बहुत सारी चीजें आपको गाइड करेंगी। जब आप अपनी लाइफ में लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, ये जैसे अभी आपने कहा। तो कैन यू जस्ट टेल देम कि all these inspiring people that they will probably, मुझे क्या लगता है कि हमारी कंट्री में खास करके इस तरह की कहानियाँ लिखी इसलिए हैं कि लोग अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और इम्प्लीमेंट भी ऐसा नहीं कि आओ बैठो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, इसके बाद एक टेस्ट दो जो तुम्हें पास करना है वरना तुम फेल हो लाइफ में। ये नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है। अगर देखो तो इसको एड्यूटेनमेंट कहते हैं, मैं कहता हूँ एड्यूटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ में एक मैसेजिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन कहानियों को इंसानों को, हमको सबको देखना चाहिए, नॉट फॉर एनी पर्पस कि नहीं इस साथ सीख के ही उठेंगे वरना उठेंगे ही नहीं। वो नहीं होना चाहिए, वरना लोग करते नहीं है, ना मैं करूँगा ना आप करोगे। मुझे कोई बोले आप एक शो बनाओ जिसमें सिर्फ ज्ञान दो, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कहानी कहने में। हम कहानी, जो इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिखी हुई हैं, उसके पीछे के थॉट सामने लेके आते हैं। आप लोग देखोगे तो मुझे लगता है कि आपकी खुद की ऑटोमेटिकली एक सोच बदलेगी। There's always a fear of failure. Even you would have it because you were going to make a very big budget movie like Mahabharat from now 10 years ago. So how did you overcome that fear? I worked on being fearless. So maybe being constant. Being fearless. Maybe being productive and constant on the work. नहीं, डरने से ना ज़िंदगी में मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पर।
डर ना बचपन से डालते हैं हमारे सिस्टम में सबको। कुछ भी होगा ना, लाइट ऑफ होगा तो उससे डर आना स्टार्ट कर देते हैं। लाइट ऑफ से डर आना स्टार्ट होता है। मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डर को बाहर निकालना, जो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डर को बाहर निकालने के लिए। जब आप निडर हो जाओगे ना, तो आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पहुंचोगे। आपको डर ही नहीं है, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ऐसे ही शो नहीं बन रहा था, 20 साल ऐसे ही हो गए थे, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना, उससे ऊपर क्या हो जाएगा, पर मैं करके रहूँगा। तो आप वो करोगे उसको। आपको फियर इज़ द बिगेस्ट सिकनेस, ऐसा कहता हूँ मैं। फियर इज़ द बिगेस्ट सिकनेस। आपको कोई और रोग हो ना हो, अगर डर का रोग है, उससे डेंजरस कोई रोग ही नहीं है वर्ल्ड में। आप कुछ भी करना चाहोगे, आपको डर ही पहले रोक देगा। वो खुद का क्रिएटेड डर है, वो किसी और चीज़ से नहीं आता है। सो आई फील दैट इन एनी पार्ट ऑफ योर जर्नी बीइंग फियरलेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि पहले आपने शिव शक्ति सीरियल निकाला, उसमें जो लक्ष्मी नारायण के जो कैरेक्टर्स थे, फिर आपने उनको लेकर एक सीरियल निकाला लक्ष्मी नारायण, जो कि पहले किसी ने नहीं निकाला है। तो आपको ये थॉट क्यों आया कि आपको लक्ष्मी नारायण सीरियल निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। हाँ, कल मैंने शिवजी निकाला। इट्स वेरी स्वीट। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या लाइफ विदाउट एंटरटेनमेंट का मज़ा ही नहीं है, क्यों बेटा? तो मेरा मन था कि मैं इस यूनिवर्स को बिल्ड करूं। कि अगर आप आज एक एवेंजर्स सीरीज़ में आप देख रहे हो, आयरन मैन को देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, तो हमारे देश से ये कहानियाँ जो हमारे पास इतनी हैं, हम क्यों नहीं इसको कह सकते कि हमारा अपना एक यूनिवर्स हो। हम अपनी कहानियों को क्यों हमेशा सोचते हैं ये तो हमारी है, इसको रहने दो, हम उनको देखते हैं जाके। तो मेरा मेन विजन ही ये है कि मैं इन कहानियों को आगे लेकर आऊँ, कि हमारी ये जनरेशन बोले ये हमारी कहानियाँ है और हमारे सुपर हीरोज़। तो इस डायरेक्शन का ये पहला स्टेप है मेरा, जो मैंने छोटे से एक कहानी से दूसरी कहानी कहने की कोशिश की है। वो भी लिमिटेड एपिसोड्स में ही है वो भी। तो उससे क्या होता है कि सारी फैमिली सेम रहती है ना। लक्ष्मी नारायण में शिव जी यही आते हैं, शिव जी की कहानी अलग चल रही है, यहाँ इनकी कहानी अलग चल रही है। तो मेरा थॉट यही है कि मैं कैसे एक यूनिवर्स हमारे कैरेक्टर्स का क्रिएट कर पाऊँ। तो उस डायरेक्शन पे ये काम। जब राइटर किसी के कैरेक्टर को दिखाता है तो किस तरह से दिखाना चाहिए? क्योंकि देखो अभी राम कृष्ण भगवान नारायण के ही अवतार राम भी है, कृष्ण भी है, बट दोनों को जब दिखाया गया, मतलब दोनों हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग। तो इस पर एज अ राइटर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जब किसी को दिखाया जाता है तो कैसे दिखाया चाहिए उसको, किस तरह से उनको शो करना चाहिए? क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जैसे आपने राम और कृष्ण की बात की, तो ये डिफरेंट युग में क्यों आए? साथ में आ सकते थे। एक उस टाइम पे ऐसा क्या रीज़न था कि किसी को एज एन एग्ज़ाम्पल मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ा, और कुछ युगों बाद कृष्ण आने के बाद उन्होंने बोला ये जो रूल्स हैं ये इरेलेवेंट हैं। उनकी अपनी सोच आई कि ये एक तरीका है ज़िंदगी देखने का। तो मैं एज अ राइटर फर्स्ट यू थिंक कि ये कहानियाँ जिस टाइम पे लिखी गई हैं, उस टाइम का माहौल क्या था, क्यों इस कहानी का रेलेवेंस उस टाइम के हिसाब से था और आज कैसे होगा। सेम विद कृष्ण। हाँ बताओ। बट सर अभी देखिए एक ही के अवतार दोनों जन हैं जी, तो लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि राम एकदम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाले, और कृष्ण भगवान ने दूसरी जगह जो रूल्स को ब्रेक करते हैं, मतलब छल के थ्रू। तो इस पे हाँ, तो वही चीज़ है, वही मेरा डाउट था कि मतलब ऐसा क्यों करना पड़ा भगवान को, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता? बिकॉज जिस टाइम पे राम की कहानी हुई है, वो टाइम पे जो दुनिया थी वो युग डिफरेंट था, वो टाइम अलग था। उस टाइम पे मर्यादा, वन वाइफ वन मैन फर्स्ट, ओके, कि जो सर्टन रूल्स कि आप वो रूल्स डिफाइनिंग, पहले क्या होता है, आप कोई भी चीज़ पहले रूल डिफाइन करते हो कि ये लाइफ के रूल्स हैं, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप आगे जो जब कृष्ण आते हैं, सो यू गेट टू नो दैट what is more important is about loving. It's about, what does Krishna stand for? हर इंसान से पूछूंगा ना, सब अपने वर्जन बताएंगे कृष्ण के, तो एज अ राइटर आपके दिमाग में आपका कृष्ण कौन है वो सोचना ज़रूरी है। जो किताब में लिखा है तो फिर डॉक्यूमेंट्री बनाओगे आप, then you're documenting history, then that is different. But if you're telling a story of Krishna, then it has to be about your Krishna, how you see Krishna. It cannot be कि ये लिखा है कृष्ण के बारे में, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं, आपको अपनी सोच डालनी पड़ेगी। सारे सवाल आप लोगों ने पूछे,
तो आपको कैसा लगा? देखिए मुझे लगता है कि ये जनरेशन, लकीली मैं उनमें से हूँ जो मुझे बचपन से मालूम था मुझे क्या करना है। अभी वो अच्छी बात है कि बुरी बात है वो आज तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ही मिलते हैं कि क्या ज़रूरत है जानने की, आराम से चल रहा है, क्या टेंशन है, यू नो। सो दैट इज़, बट दिस जनरेशन व्हाट आई एम सीइंग, दे हैव फार मोर क्लैरिटी। एटलीस्ट एक मुझे ऐसा लग रहा है देख के तुम लोगों से बात करके, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है। आई थिंक वो क्यूरियोसिटी आपको अपने आप अपने डायरेक्शन लेके जाएगा। और जहाँ तक हमारे देश की कहानियाँ हैं, अगर आप पास्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको मन करता है कि मैं पढ़ूँ समझूँ, यू नो, तो मेरे हिसाब से महाभारत और रामायण तो सबसे इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं पढ़ने के लिए, एटलीस्ट समझने के लिए, यू नो, कि क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद सबके इंडिविजुअल फेवरेट भगवान तो होंगे ही ना, वो तो मैंने देखा है सबके इंडिविजुअल होते हैं वो चाहे कुछ भी हो कि यार ये मुझे तो शिव जी पसंद है, आई लाइक शिव ना, ऐसे भी होता है। कुछ बोलते हैं मुझे कृष्ण। तो गॉड्स में क्या होता है, वो एक पर्सनल एनवायरनमेंट जिस घर में आप बड़े हुए हो, यू नो। जैसे मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त वाले फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी अपब्रिंगिंग वैसे टाइप जोन में रही है। पर कृष्ण की तरफ मेरा एक नेचुरल झुकाव बड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैंने कभी महादेव पे कुछ बनाया नहीं था, तो शिव शक्ति महाकाली हमने किया, पर शिव शक्ति करने का रीज़न ही ये था कि मैं इस कहानी को कैसे अलग तरीके से दिखा सकता हूँ। सो मेरी तो अलग जर्नी रही है, बट आई थिंक इस तरह से इवॉल्व होती हैं चीज़ें। अभी तो आई थिंक यू गाइज आर वेरी यंग, यू गाइज शुड जस्ट यू नो बी वेरी स्ट्रांगली रूटेड इंडियंस हु आर इक्वल और मोर विद द वर्ल्ड। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें हमेशा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लगता था कि ये लोग जो आते हैं वो हमें बताते हैं कि हम कैसे कम हैं और कैसे काम करना चाहिए, सब चीज़ में हमसे आगे हैं। तो मुझे लगता है विद ऑल योर जनरेशन, यू नो, जिस तरह के जोन में एज अ कंट्री भी हम हैं, यू नो, किसी से अपने आप को कम नहीं समझना। एज इंडियंस वी आर नॉट लेस देन एनीबडी, और हम किसी के सामने भी खड़े होकर अपने थॉट्स रखने की कॉन्फिडेंस रखना। और वो तब आएगा मोर एंड मोर जब आपको मालूम होगा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, आपकी सोच क्या है, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है। तो इसीलिए मैं ये कहानियों को कहता हूँ आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट एक बेस कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहे, उसके बाद जैसे कर्म वैसे शनि जी आएंगे आप सबके लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एक और सेशन, मतलब इतनी बात टाइम कम लग रहा था क्योंकि इनको और भी हम अगर कभी लगा तो एक सेशन बिल्कुल जरूर आप बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा फिर से। बिल्कुल हर 10 साल पर यू नो महाभारत रामायण बनी चाहिए, इनमें से कोई बनाएगा आगे जाके। हर 2 महीने में हम एक ऐसा सेशन ले सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य की पूर्वी पहुंची हैं जी टीवी परेल के राजा का दर्शन करने, जहां उन्होंने बप्पा की आरती उतारी और उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया। इसके साथ साथ पूर्वी यानी कि राजी शर्मा का सत्कार भी किया गया। पहली दफा परेल के राजा का दर्शन करके पूर्वी काफी खुश नजर आई। बप्पा तो हमेशा ही साथ थे। आई मीन बॉम्बे आना, काम मिलना, इट्स हिज प्लानिंग, सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। और आज मैं यहाँ आई खुद उनसे मिलने, सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। यही कि मैं उन्हें थैंक यू बोलने आई थी। हर बार हम मंदिर में कुछ मांगने जाते हैं, इस बार मैं थैंक यू बोलने आई थी। वहीं सीरियल वसुधा की स्टार कास्ट ने भी बप्पा का आशीर्वाद लिया। तो ये है, जब भी बप्पा आते हैं मुझे मोदक खाना बहुत पसंद है, तो मेरे दोस्त और जितने भी रिलेटिव्स बप्पा को बुलाते हैं। चावल के मोदक, तो मुझे मोदक खाना बहुत पसंद। तो मेरी फेवरेट मेमोरी यही है कि ये इन दिनों मैं मोदक बहुत खाता हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, मुझे सब देखने का मौका मिला और गणपति जी के दर्शन परेल राजा में करने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र लेडी थी, टीचर थी वंदना आंटी, तो उनके यहाँ वही था कि मैं आज चली जाती थी मोदक खाने के लिए। बचपन से जो उखड़ाचा मोदक है मुझे वो बहुत ही पसंद है। बट बप्पा के दर्शन तो हर जगह होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, तो आई लव गोइंग टू यू नो टेक ब्लेसिंग्स ऑफ बप्पा।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। कहानी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब सुभान की शादी मन्नत से होने वाली होगी। कहीं ना कहीं मन्नत अपनी चाल में कामयाब होती हुई नजर आएगी। अब क्या है कि ये शादी हो पाएगी या नहीं, वो भी अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सीधे लिए चलते हैं एक कार शोरूम की लॉन्च पर, जहां सीरियल सुमन इंदौरी के तीर्थ भी नजर आए। अब कलाकारों को तो कार का शौक तो होता ही है, और जब ऐसे में कोई नेवता आए तो भला वो कैसे उससे पीछे हटते। तो ऐसे में ज़ैन इमाम के साथ साथ और भी कलाकार पहुंचे इस खास इवेंट पर। Great, I'm loving this show. I just hope that you guys are loving the show too, and it's just started, and I can't just wait for the response. The TRP has been great, and you all have given so much love. We're leading the slot as of now for Suman Indori, and keep on watching Suman Indori. My birthday is coming November. He's buying it. Yes, it's his birthday, so I'm gonna just book it and then just gift him. Yes. I feel Big Boss OTT is like, for Doing me, better. doing better than Big Boss, the main TV show. But I'm sure I'm going to get like killed for saying this. I'm more of an OTT fan. Because also as a mom, it's a lot easier to follow OTT than it is to catch the TV show. But yeah. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। सीरियल अनुपमा में वनराज शाह की कमी अब लगता है तोशु पूरा कर रहा है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे वनराज शाह की गैर मौजूदगी में अपने आप को वनराज शाह समझ बैठा है। तोशु ने अब माही को अनाथ आश्रम ले जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि अनुपमा अब काव्या की बेटी माही को अपने साथ आशा भवन में रखेगी। मैं खुद तुझे अनाथ आश्रम छोड़कर आऊंगा। बच्चे के सामने ऐसी सब बातें कौन करता है? एक तो वैसे ही अपनी माँ से दूर है, और तू ये सब कह रहा है। तेरा नालायक। तो इसकी माँ को बोलो ना इसको लेकर जाए। मैंने क्या इसको पालने का ठेका लिया है? ये मेरी बहन नहीं है, बोझ है मुझ पे। तो चिल्लाइए मत। मैं आपके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुका हूँ, तो अब आपको मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है।